बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनो मेटालिक्स कंपाउंड। तो बेसिकली अगर देखा जाए कि ऑर्गेनो मेटालिक्स कंपाउंड होते क्या हैं, यहाँ पर जो टर्म ऑर्गेनो है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही होती है कार्बन को, और मेटालिक्स अगर हम देखें तो ये किसी भी मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी जनरली हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनो मेटालिक्स बेसिकली क्या हैं, ऑर्गेनो मेटालिक्स वर्सटाइल रिएजेंट्स हैं जो कि ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यूज़ किए जाते हैं। और इनमें होता क्या है, इनमें मेटल एटम जो होती है वो डायरेक्टली लिंक्ड होती है विद कार्बन एटम। यानी कि ये कार्बन और मेटल बेस्ड वर्सटाइल रिएजेंट्स हैं जिनको हम लोग ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यूज़ करते हैं। अब डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनो मेटालिक्स होते हैं जिनको इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम डिटेल में भी देखेंगे। आज के लेक्चर में हम जस्ट इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग ऑर्गेनो मेटालिक्स की केमिस्ट्री की या इनकी बिहेवियर की बात करें तो हम देखते हैं कि ऑर्गेनो मेटालिक्स होते हैं ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करते हैं या एज अ बेस एक्ट करते हैं। तो इसके लिए बेसिकली हमें इंट्रोडक्शन होना चाहिए या हमें आइडिया होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल क्या है और बेस क्या है। तो न्यूक्लियोफाइल हम किसी भी ऐसी स्पीशी को कहते हैं जो कि क्या कर सके, अटैक कर सके ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। जबकि बेस क्या होता है, ये कोई भी ऐसी स्पीशी होती है जो कि क्या कर सके, प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर सके। यानी सिंपली हम क्या कह रहे हैं कि जो ऑर्गेनो मेटालिक्स हैं ये क्या हैं, न्यूक्लियोफाइल हैं। ये किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक कर सकते हैं या ये एज अ बेस एक्ट कर सकते हैं और ये प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बेसिकली हम ये ऑर्गेनो मेटालिक्स के जनरल ट्रेंड को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ताकि अगर हमें इनका जनरल बिहेवियर का आइडिया होगा तो आने वाले लेक्चर्स में हमें ऑर्गेनो मेटालिक्स की जो केमिस्ट्री है उसको इन डेप्थ अंडरस्टैंड करना हमारे लिए ईजी होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ऑर्गेनो मेटालिक्स न्यूक्लियोफाइल या बेस के तौर पर एक्ट क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या केमिस्ट्री है। तो बेसिकली ऑर्गेनो मेटालिक्स देखें, अभी हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा कि यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, कार्बन का बॉन्ड बना होता है विद मेटल। और अगर हम इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अराउंड 2.55 होती है, जबकि मोस्टली मेटल्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो लेस देन 2 होती है। यानी कि सिंपली हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आने की वजह से इलेक्ट्रोमेटालिक कंपाउंड में क्या होता है, डायपोल क्रिएट हो जाता है। और उस डायपोल में क्या होता है, कार्बन जो होता है वो नेगेटिव सेंटर बन जाता है, जैसे हम क्या कहते हैं, कार्बेनाइन। क्यों, देखें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी आ रही है, 2.5। और मोस्टली यहाँ पर जो मेटल्स हैं, अब स्पेसिफिकली हम हर मेटल को इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस भी करेंगे। हम आर्गेनो सोडियम को, आर्गेनो लिथियम को, आर्गेनो पोटाशियम एक्सेट्रा सबको डिस्कस भी करेंगे। जनरली हम कहते हैं कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन 2 है। तो देखें जब इसकी 2.55 है, यानी कि कार्बन सेंटर पे कौन सा चार्ज आ गया, पार्शियल नेगेटिव, और मेटल सेंटर पे कौन सा चार्ज आ गया, पार्शियल पॉजिटिव। दैट्स वाई हमने सिंपली क्या कह दिया कि यहाँ पर डायपोल क्रिएट हो गया। और इस अगर डायपोल में हम देखें तो जो कार्बन सेंटर है वो क्या है, कार्बेनाइन है, यानी नेगेटिव सेंटर है। दैट्स वाई मोस्टली जो ऑर्गेनो मेटालिक्स होते हैं वो कार्बन सेंटर से अटैक करते हैं। जब इस सेंटर से अटैक करते हैं तो देखें यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि ये नेगेटिवली चार्ज है। तो इसका बिहेवियर दो तरह से पॉसिबल है, या ये किसके तौर पर एक्ट कर सकता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल, या ये एक्ट कर सकता है एज अ बेस। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन मेटल बॉन्ड। यानी कि ये जो कार्बन मेटल बॉन्ड है, देखिए यहाँ पर क्या होगी, अब डिफरेंट मेटल्स होंगी तो फिर उसकी स्ट्रेंथ भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं कि हम एक तरह से स्ट्रेंथ या फिर स्टेबिलिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं। कि अगर हम डिस्कस करें कि यहाँ पर कार्बन है और उसके साथ मेटल जो है, यहाँ पर सोडियम है, लिथियम है, पोटाशियम है, जिंक है, कैडमियम है, कोई डिफरेंट अगर मेटल अटैच है तो उनकी स्ट्रेंथ जो है वो हम किन फैक्टर से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली जो स्ट्रेंथ होती है कार्बन मेटल बॉन्ड की, वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे। किसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे, कार्बन के। और वो जो पर्टिकुलर मेटल जिसके साथ कार्बन ने बॉन्ड बनाया हुआ है। और यहाँ पर भी अगर हम फैक्टर देखें तो हम कहते हैं कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, कोई भी हमारे पास कार्बन है और साथ कार्बन एटम के साथ कोई भी एक जो स्पेसिफिक एटम अटैच है या जो मेटल अटैच है, इन दोनों के बिटवीन जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, ठीक है, तो क्या होगा, उतना ज़्यादा आयोनिक करेक्टर होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या इंडिकेट करता है कि किस टाइप की इंटरेक्शन होगा या किस टाइप की बॉन्डिंग होगी, आयोनिक बॉन्डिंग होगी। और यहाँ से फिर हम क्या कंक्लूड करते हैं कि हमारे पास क्या होती है, फिर ऐसे का ऑर्गेनो मेटालिक्स जिनमें क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा आ रहा हो किस किस के बिटवीन, बिटवीन कार्बन एंड मेटल, तो वो क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं। इसके बिहाइंड भी रीज़न देखते हैं। अगर इसको हम कंपेयर करें ऐसे ऑर्गेनो मेटालिक्स या ऐसे कार्बन बॉन्ड मेटल बॉन्ड्स जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो,
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का कम होना बेसिकली सजेस्ट करता है कि ऐसे जो ऑर्गेनो मेटालिक्स होंगे उनमें जो बॉन्ड डोमिनेट कर रहा होगा वो कौन सा कर रहा होगा, कोवेलेंट करेक्टर डोमिनेट कर रहा होगा। और फिर इन ऑर्गेनो मेटालिक्स को हम कहते हैं कि ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। बेसिकली इसके बिहाइंड रीज़न क्या है, इसके बिहाइंड रीज़न ये है कि कार्बन जो है ये जनरली क्या करता है, ये प्रेफर करता है कोवेलेंट बॉन्डिंग को बाय ऑर्बिटल ओवरलैपिंग rather than ionic bonding through electrostatic interaction। लेकिन सिंपली हमने यहाँ पर बात की कि हमारे पास कार्बन है और मेटल है, डिपेंड करेगा कि मेटल की क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। जो मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसी के लिहाज से हम डिफरेंस निकालेंगे। जनरली हमने क्या ट्रेंड सेट कर दिया कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा होगा इट्स मीन उतना ज़्यादा क्या होगा, आयनिक करेक्टर होगा। और अगर हम इसको स्टेबिलिटी से रिलेट करें तो हम कह रहे हैं कि उतनी लेस स्टेबिलिटी होगी, बिकॉज यहाँ पर जो कार्बन एटम है वो प्रेफर करता है कि वो ओवरलैप करे वाया ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करे। ठीक है, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करे इट्स मीन वो कोवेलेंट बॉन्डिंग को प्रेफर करता है। दैट्स वाई, यानी कि कोवेलेंट बॉन्डिंग को प्रेफर कर रहा है। तो फिर स्टेबिलिटी भी कब होगी, जब हमारे पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, यानी कि जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की जो अपॉर्चुनिटी है या जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, अब अगर हम जनरली रिएक्टिविटी को डिस्कस करें आप ऑर्गेनो मेटालिक्स या कार्बन बॉन्ड मेटल बॉन्ड्स की, तो देखें अभी हमने क्या डिस्कस किया, स्टेबिलिटी को डिस्कस किया। बिल्कुल उसी के ऑपोजिट क्या होगी, रिएक्टिविटी होगी। बेसिकली आज के लेक्चर में हम जस्ट जनरल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं ऑर्गेनो मेटालिक्स का, जिससे क्या होगा हमारी थोड़ी सी बेस डेवलप हो जाएगी, हमारे लिए आने वाले लेक्चर्स को अंडरस्टैंड करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अगर हम क्या बात करें अब इस मीन पर्टिकुलर पॉइंट में हमें क्या डिस्कस करना है, रिएक्टिविटी डिस्कस करनी है किसकी, ऑफ ऑर्गेनो मेटालिक्स कंपाउंड, या सिंपली हम कहते हैं कार्बन बॉन्ड मेटल बॉन्ड। तो अभी जो हमने स्टेबिलिटी वाला फैक्टर डिस्कस किया उसके बिल्कुल ऑपोजिट होगी रिएक्टिविटी। और हमारा क्या है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में मेन कंसर्न भी रिएक्टिविटी से है, यानी कि हम ऑर्गेनो मेटालिक्स की रिएक्टिविटी से कंसर्न करते हैं कि कौन सा हमारे पास ऑर्गेनो मेटालिक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पर देखें हम क्या फैक्टर डिस्कस करेंगे कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा क्या होगी, रिएक्टिविटी होगी। ये बिल्कुल अभी इसे स्टार्ट वाले पॉइंट में हम डिस्कस कर भी चुके हैं। क्योंकि देखें जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी इट्स मीन आयनिक करेक्टर उतना ज़्यादा होगा, और कार्बन आयनिक बॉन्ड बनाना प्रेफर नहीं करता, इट्स मीन कि उतना ज़्यादा क्या होगी, रिएक्टिविटी होगी। और अगर इसको हम कंपेयर करें कि अगर क्या है कोई ऐसा हमारा ऑर्गेनो मेटालिक है जिसमें कार्बन और उस पर्टिकुलर मेटल की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो कम है, तो इट्स मीन कि उसमें कौन सा करेक्टर ज़्यादा होगा, कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा, और कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग को प्रेफर करता है। इट्स मीन कि कार्बन फिर उस केस में क्या होगा, स्टेबल होगा। इट्स मीन कि रिएक्टिविटी फिर क्या होगी, कम होगी। इसको हम एग्जांपल से अब अंडरस्टैंड करते हैं कि अभी जो हमने रिएक्टिविटी या जो स्टेबिलिटी का फैक्टर डिस्कस किया उसको अगर हम लोग इसको अगर हम प्रैक्टिकली एग्जांपल्स के थ्रू देखें तो यहाँ पर हमें डिफरेंट मेटल्स दी हैं, पोटाशियम है, सोडियम है, लिथियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक, कैडमियम, मर्करी, और सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ मेंशन है। और पर्टिकुलरली अगर कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की जाए तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.55, यानी कि अब इस डाटा की बेस पे, इस एनालिसिस की बेस पे हम डिफरेंट ऑर्गेनो मेटालिक्स की रिएक्टिविटी या स्टेबिलिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर अगर देखें हमें आइडिया हो रहा है कि पोटाशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 0.822, और कार्बन की कितनी है, 2.55। यानी अब अगर मैं कंपेयर करूँ, मैं कहूँ कि पोटाशियम, मैग्नीशियम या कैडमियम, या अगर हम देखें पूरा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इस अगर रो सीरीज़ में हम देखें तो हम क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ हो रही है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ हो रही है इट्स मीन कि यहाँ पर देखें इस केस में पोटाशियम और कार्बन का जब बॉन्ड बनेगा इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा इट्स मीन जो ऑर्गेनो पोटाशियम कम्प्लेक्सेस होंगे या जो ऑर्गेनो पोटाशियम के होंगे, ऑर्गेनो मेटालिक्स होंगे, ये क्या होंगे, ज़्यादा रिएक्टिव होंगे एज कम्पेयर टू सोडियम, एज कम्पेयर टू लिथियम, एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम, एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। बिकॉज जैसे ही हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करते जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है। जब मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ हो रही है तो इसका कार्बन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा। इट्स मीन कि हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनो पोटाशियम जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू ऑर्गेनो सोडियम, एज़ कम्पेयर टू ऑर्गेनो लिथियम, एज़ कम्पेयर टू ऑर्गेनो मैग्नीशियम। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि इनका ये इस तरीके से रिएक्टिविटी ट्रेंड है डिफरेंट ऑर्गेनो मेटालिक्स का। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जनरली एक ब्रीफ सा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया, थोड़ा सा आइडिया लिया। आगे हम इन डिटेल्स में ये जो डिफरेंट हमने ऑर्गेनो मेटालिक्स की यहाँ पर बात की है इनको इंशाल्लाह हम डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस भी करेंगे। थैंक यू सो मच।